नमस्कार, वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ संतोष आनंद। तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। बिहार की 5 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। अररिया, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा और झंझारपुर। आज हम झंझारपुर लोकसभा सीट का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर निशिंत किंजल साहब। तो चलिए सीधे चलते हैं डॉक्टर निशिंत किंजल जी के पास। सर, आपका स्वागत है सर। हाँ, धन्यवाद। झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है? आज तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। कल दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे। उन्होंने भी कई बड़ी-बड़ी बातें कही। तो ये कुल मिलाकर के क्या स्थिति है? देखिए, जो जानकारी झंझारपुर से आ रही है और झंझारपुर की जब हम बात करते हैं तो कोई भी बात झंझारपुर की अकेले नहीं होती है। झंझारपुर, मधुबनी और दरभंगा 3 लोकसभा क्षेत्र एक साथ एक ब्लॉक में उनकी चर्चा होती है। जिस तरह से आप मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर, वैशाली और कई दफा सीतामढ़ी एक साथ चर्चा में आती है और कई दफा शिवहर भी उसमें आता है। फिर भी हम लोग झंझारपुर की बात कर रहे हैं। झंझारपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो 1971 में बना ये क्षेत्र। जगन्नाथ मिश्रा जी वहां से सांसद बने थे। तो झंझारपुर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो कि राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग क्षेत्र रहा है और यहाँ आसानी से जो जो बोलते हैं कि कुछ भी ऊपर से चला है और उसे वहां के मतदाता या वहां की जो आवाम है मान ले, ऐसा झंझारपुर में नहीं होता रहा है। यदि आप देखेंगे ध्यान से तो झंझारपुर में देवेंद्र यादव जी करीबन 5 दफा वहां से सांसद थे और मंगनीलाल मंडल जी 2009 में सांसद थे और उसके पहले धनिकलाल मंडल 77 और 80 में वहां से सांसद थे। तो एक बहुत ही राजनीतिक रूप से सजग इलाका है। मैंने जो वहां से जानकारी उठाई है, झंझारपुर से जो बातें आती रही हैं, मैं मधुबनी गया था एक दिन के लिए। तो वहां से झंझारपुर में एक क्षेत्र है लौकहा बोलते हैं, जहां से कभी हरि प्रसाद शाह जी हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, बाद में पंचायती राज मंत्री भी थे 2005 में। तो ये सब बिल्कुल नेपाल के सटे हुए इलाका है। वहां सबसे निर्णायक वोटर्स जो हैं वो है अत्यंत पिछड़ी जातियों के। और शायद लालू जी ने जो वहां वीआईपी को इस बार वोटिंग सीट छोड़ी है और वीआईपी से कहा कि आप अपना कैंडिडेट दें। पिछले लोकसभा चुनाव यदि आप याद करेंगे तो 2019 में भी उन्होंने वो सीट वीआईपी को दी थी, मुकेश सहनी की पार्टी को दी थी। और तब उन्होंने विधानसभा में ना? नहीं, लोकसभा में झंझारपुर नहीं, मैं मधुबनी। तो अच्छा। 2019 में, हाँ 2019 में मधुबनी से वीआईपी को सीट लालू जी ने दिया था और इस बार झंझारपुर दिया है उनको। एक समानता है, 2019 में जब वो मधुबनी को दिया था तो उस समय वीआईपी ने बद्री पूर्वे जी को वहां से लड़ाया था, जो वैश्य वर्ग के अंतर्गत सूड़ी जाति से आते हैं, उनको लड़ाया था मधुबनी से 2019 में। और ये जब 2024 में चुनाव हो रहा है तो इस बार फिर वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार जो हैं सुमन महासेठ, ये भी वैश्य वर्ग से आते हैं और ये भी सूरी जाति से ही आते हैं। सूरी जो पूर्वे महासेठ वगैरह बोलते हैं, तो मधुबनी से पूर्वे थे और इस बार महासेठ हैं। पिछली बार भी वैश्य वर्ग पर ही दाव खेला था महागठबंधन ने, इस बार भी वैश्य वर्ग पर दाव खेला है। कहीं ना कहीं इसके पीछे 2 बातें काम कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का कोर वोट माना जाता है वैश्य वर्ग, उसमें एक डेंट लगाने की या उसमें एक क्षति करने की वोट को एनडीए से आरजेडी या महागठबंधन की ओर चेंज करने की एक मंशा रही होगी लालू जी की, पहली बात। और दूसरी, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो वोटर्स हैं
मुकेश सहनी की पार्टी है तो सहनी वर्ग तो है ही। कहा जाता है कि वो केवट को भी मान के चलते हैं, हालांकि केवट के जो नेता हैं या मंडल के जो नेता हैं धानुक जाति के, वो लोग जल्दी नहीं मानते कि हम उनको नेता नहीं मानते। फिर भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में तो मुकेश सहनी आते ही हैं। और उस दृष्टिकोण से एक मतलब समझिए कि टू प्रोंग्ड एक अटैक किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी से वैश्य वर्ग के वोट महागठबंधन में लिए जाएं और अत्यंत पिछड़े वर्ग में मलाह वोट तो निश्चित रूप से लिए जाए मुकेश सहनी जी के मार्फत से, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जितने वोट आ जाए उतना अच्छा है। यह प्रयास लालू प्रसाद और महागठबंधन की ओर से किया गया है। लेकिन खास बात यहाँ यह है, यदि आप देखेंगे 2024 का अभी चुनाव चल रहा, 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो जीते थे जब रामप्रीत मंडल जी, तो उस समय जो वोट आया था वो 50% से अधिक वोट आया था। तो या यूं कहें कि यदि आप सारे विपक्ष में जितने भी वोट पड़े, नोटा वगैरह सबको गिन लें, तो सबों को जोड़ने के बावजूद भी करीबन 55% के आसपास वोट आया था एनडीए को, तो वो जीते थे 2019 में। अब। हाँ, 2019 में। तो 2019 में जो ये जो वोट का परसेंटेज है, इसमें कितना परिवर्तन इस दफा हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक लोगों का प्रश्न है, एक प्रश्न उठा था कि वोटिंग परसेंटेज कैसा रहेगा, लेकिन जब भी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में अभी जा रहे हैं, तो जो कमजोर वर्ग है या जो खेतिहर हैं, किसान हैं या जो मजदूर वर्ग हैं, इन लोगों में वोटिंग को लेकर ऐसा उत्साह तो नहीं है, लेकिन मौसम की वजह से वोटिंग कम हो ऐसा उनके बीच में नहीं है। पढ़ा लिखा हुआ शिक्षित वर्ग हो या जो लोग थोड़ा आराम पसंद वर्ग हैं, इन लोगों में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम जरूर है, लेकिन गरीब तबकों में या कमजोर वर्ग के लोगों में उनमें वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हो रहा है। हाँ, उत्सुकता सर, या जो 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 एग्रेशन था वो कम है। जी, बोला जाए। रामप्रीत मंडल ने स्वीकार किया है खुद कुछ मीडिया वालों से बातचीत के दौरान कि हाँ, मैंने क्षेत्र में काम नहीं किया है। उन्हें नीतीश कुमार, मोदी, इन्हीं चीजों पर भरोसा है चुनाव जीतने का। एक तो ये हो गया। महागठबंधन की तरफ से दो तीन चीजें हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया, राजद से चिट्ठी लिखी थी लालू प्रसाद यादव को, नाराजगी जताई थी कि आयातित उम्मीदवार लगभग 1 दर्जन सीटों पर लाया गया। दूसरी तरफ सुमन कुमार महासेठ की छवि आरएसएस और बीजेपी से रिश्ता रहा है, संघी छवि रही है। तो कई मुस्लिम वोटर्स को यह कहते सुना गया है कि ये तो डेथ वारंट पर साइन करने जैसा है। तो एक तो ये हो गया। और सुमन महासेठ पहले बीजेपी छोड़कर आए, वीआईपी में चुनाव हारे विधानसभा का, फिर बीजेपी ज्वाइन किया और फिर आ गए हैं वीआईपी में। तो वो तो आते और जाते रहे। उसमें गुलाब यादव का फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो वोट काटेंगे तो महागठबंधन की काटेंगे, राजद से एक रिश्ता रहा है। इसको कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, पहली बार जो आरएसएस की बात आपने कही, ये बात सही है कि सुमन महासेठ की जो पृष्ठभूमि है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए, ये सही बात है। उससे गहरा नाता रहा है इनको। यहाँ मैं थोड़ा सा बगल में हटना चाहता हूँ। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। यहाँ भी जैसे अभी राजभूषण चौधरी जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। पहले पिछले 2019 के चुनाव में ये आए थे, वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ा था उन्होंने, और इस दफा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बन के आए। बहुत से ऐसे लोग हैं, खास करके वैश्य वर्ग के जो नेता होते हैं उनमें एक अच्छी संख्या होती है जिन लोगों का कभी न कभी आरएसएस से जुड़ाव रहता है, और यही हुआ है सुमन महासेठ के साथ भी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यदि महागठबंधन में जो जो अकलियत के हमारे वोटर्स हैं, उनमें वो आकर्षण नहीं रहेगा इनको वोट देने के लिए, लेकिन उनके पास विकल्प बहुत सीमित है, या यूं कहें कि न के बराबर है। अनलेस कि वो लोग कुछ वोट अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट देने का मन बना ले, जैसा होता अभी दिख नहीं रहा है। कई दफा होता क्या है कि महागठबंधन या जो गैर भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टियां हैं, ये सब मान के चलते हैं कि ये अकलियत के वोट या जो अल्पसंख्यक वोट है जाएंगे कहाँ। ये विडंबना है राजनीति की, लेकिन ये लोग मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर ये तो हमें वोट देंगे, इनको हम टिकट दें या नहीं, ये जाएंगे कहाँ। तो एक अच्छी परंपरा नहीं है और इसका फायदा
जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब लोग जैसे लोग फायदा उठा रहे हैं। एनी हाउ, झंझारपुर की बात करें, इसका फर्क ये पड़ेगा कि जो मुस्लिम वोट का जो एग्रेशन होना चाहिए, जो वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए, ये अभी के तारीख में दिखता था कम है, लेकिन जो मेरी जानकारी कहती है संभवतः वो आज रात या कल सुबह तक उस वोट में गोलबंदी हो जाएगी और कुछ भी हो वो वोट पड़ेगा और उसकी जो जो इंटेंसिटी है वो वोट की इंटेंसिटी वही रहेगी और वह महागठबंधन को वो वोट जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जय मुसलमान 13% हैं वहाँ झंझारपुर जय लोकसभा सीट जय। में और यादव 20% है। हाँ अत्यंत पिछड़ी जाति का 35% वोटर्स हैं। तो जी। कुल मिलाकर यादव और मुसलमान मिलाकर के 33% होते हैं और 35 अति पिछड़ा है। तो पिछली बार जब गुलाब यादव वहां से चुनाव लड़े थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे, तो उन्हें पूरे वोट जो जितने वोट पड़े उसमें से 26% वोट उनको आए थे और 56% वोट था वो था जो भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड गठबंधन से रामप्रीत मंडल जी को, मतलब उनसे दुगना वोट आया था। तो आप सोच सकते हैं कि इतना वोट का परसेंटेज का कैसे मेकअप करेगी महागठबंधन, ये कहना बड़ा मुश्किल है और शायद वही सोचकर इन लोगों ने इस बार वैश्य बिरादरी से कैंडिडेट उतारा है। आपने एक बात कहा कि रामप्रीत मंडल जी का जो इंटरव्यू आ रहा है कि उन्होंने सकारा है इस बात को कि मैं क्षेत्र में उतना काम नहीं कर पाया, तो कायदे से आप देखेंगे तो ये क्षेत्र में सांसदों से काम करना नहीं करना, ये सब मुझे लगता है कि जो जागरूक वोटर है उनमें बहुत कुछ मायने नहीं रखता। ये सब एक नैरेटिव मीडिया के माध्यम से गढ़ा जाता है कि किसने काम किया और किसने काम नहीं किया। जैसे आप बहुत जगह पर तो कैंडिडेट्स के टिकट भी कट जाते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में आप देखें तो अजय निषाद का टिकट कट गया, 10 साल से वो सांसद थे, उनका टिकट कट गया। अब सांसद से क्या काम लोग सोचते हैं, अब पुल पुलिया बनाना तो लोकल बॉडीज के लोगों का काम है, फिर भी उनकी यह स्वीकारोक्ति बताती है कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हमने उतना क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया और लोग खोजते भी हैं कि आप क्षेत्र में कहाँ थे। एनी हाउ, सबके बावजूद जो भी एनडीए का कैंडिडेट है उसको अल्टीमेट सहारा जो होता है वो नरेंद्र मोदी के करिश्मा का सहारा होता है, नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और उनकी जो छवि है उसका ही सहारा होता है और इसके सहारे ही ये सभी के सभी मान के चलते हैं कि वैतरणी पार कर जाएंगे। आपने कहा कि नीतीश कुमार की छवि या मोदी जी का करिश्मा, तो क्या आप झंझारपुर या मधुबनी के इलाके में गए हैं? क्या लग रहा है कि मोदी का करिश्मा अभी भी चल रहा है वहाँ? और नीतीश जी के इस पलटी हाँ, मारने के बाद मतलब जो एक छवि बनी है, वो डेंट नहीं किया है उनकी छवि को और देखिए क्षेत्र में क्या है? यहाँ दोनों पक्ष का नुकसान हुआ। जैसे नरेंद्र मोदी जी का जो आकर्षण 2019 में था वो आज के तारीख में नहीं है, मुझे ये कहने में कोई कोई हिचक नहीं हो रही है। पहली बात, 2019 में नीतीश जी का जो स्थिति थी आज भी करीब करीब वैसे ही स्थिति है, बहुत उसमें फर्क नहीं पड़ा है। लालू जी की पार्टी के बारे में और मुकेश सहनी के बारे में कुछ फर्क आया है। क्या फर्क आया? लालू जी के बारे में जो पढ़े लिखा जो यादव समाज है, जो लोग थोड़े कॉलेज के पढ़े हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, जो समृद्ध व्यवसायी हैं यादव समाज से, उन लोगों में एक नाराजगी सी दिख रही है, खास करके पप्पू यादव के प्रकरण के बाद से नाराजगी थी। और जब से देवेंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दिया है और उन्होंने, क्योंकि देवेंद्र यादव वहां काफी पॉपुलर हैं, झंझारपुर मधुबनी इस इलाके में बहुत पॉपुलर हैं वो, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो देवेंद्र यादव पॉपुलर हैं और उनका जो नैरेटिव जो बार बार सामने आ रहा है, तो जो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी आज सिर्फ बाल बच्चों की पार्टी के नेता बन के रह गए, अब समाज के नेता नहीं रहे, इसका नुकसान, और ये चर्चा सरेआम वहां हो रही है। आप यदि ध्यान देंगे तो पाएंगे कि झंझारपुर मधुबनी से थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो कोसी का बेल्ट आता है और वहीं पूर्णिया का क्षेत्र आता है। झंझारपुर मधुबनी जहां खत्म होता है तो उसके बाद मधेपुरा और पूर्णिया वाला इलाका शुरू हो जाता है। तो पूर्णिया से जो पप्पू यादव ने जो बातें लालू यादव के खिलाफ एक जो मोर्चा बांधा वो, और यहाँ झंझारपुर में जो देवेंद्र यादव जी ने मोर्चा बांधा है वह, इन दोनों को मिला दें तो ये निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो यादव हैं, जो जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, उनका वोट तो लालू जी के लिए यथावत है। लेकिन जिनको माना जाता है कि जो कुछ अधिक शिक्षित हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं,
चिकित्सक हैं या फिर जो लोग थोड़े बढ़े हुए लोग हैं जो अपनी राजनीतिक स्वतंत्र सोच रखते हैं, इन लोगों में निश्चित रूप से ये बात आई है सामने कि यहाँ वहां डिस्कशन हो रहा है कि क्या लालू जी हमारे सर्वमान्य नेता रहने लायक हैं या नहीं। ये बहुत बड़ी चीज इस बार उभर के सामने आई है। आपने देखा पूर्णिया में जिस तरह की सूचनाएं छन छन करा रही हैं कि पप्पू यादव का कुछ न कुछ जादू तो चला है वहां। तो झंझारपुर में देवेंद्र यादव का इस्तीफा देना, इसका नुकसान निश्चित रूप से हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव का, गुलाब यादव का जो फैक्टर है वो जी महागठबंधन को नुकसान करेगा। देखिए, गुलाब यादव का फैक्टर उतना बड़ा नहीं है। गुलाब यादव एक कैंडिडेट थे जो पिछली बार चुनाव लड़े और वही उनसे ही मुकाबला एनडीए का हुआ था। गुलाब यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। ये भी माना जा रहा है कि जो यादव वोटर्स हैं वहां पर, तो यादव वोटर्स में एक छोटा सा परसेंटेज अभी देखा गया कि वो लोग अब झुकने लगे हैं जब नित्यानंद राय जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें अपना लाइन चेंज करना चाहिए। नित्यानंद राय भी वहां जा चुके हैं और रामकृपाल यादव भी जा चुके हैं। तो खैर यादव उन लोग का लोगों प्रभाव तो मुझे लगता है कम पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं 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 नहीं। लेकिन क्या होता है कि जो आपकी जो इंटेंसिटी होती है वोटिंग की, जो गरीब लोगों की वोटिंग है वो फर्स्ट क्लास महागठबंधन के तरफ होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जो थोड़े शिक्षित लोग होते हैं, जो थोड़ा दबंग हैं, या फिर जो पुराने गृहस्थ जो खेतिहर लोग हैं, जमींदार टाइप के लोग हैं, इन लोगों में ये बात चलनी शुरू हो चुकी है कि हम लोग क्या करें। लेकिन मेरा मानना है कि वो अल्टीमेटली अंततः यादव वोट सारे के सारे महागठबंधन को मिलेंगे ही। मे भी 5 से 10% का जो फर्क पड़े, लेकिन बाकी समूचा महागठबंधन को मिलेगा। सभी सीटों पर जो एनडीए की तरफ से जो वोटर समर्थक है, वे नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि आप स्थानीय जो प्रत्याशी है उनको मत देखिए। मोदी जी भी कहते हैं अपने अपने भाषणों में कि फलाने को जो वोट आएगा वो मेरे खाते में आएगा, मोदी के खाते में हाँ जाएगा। हाँ, ये और चल रहा है। विपक्षी दल नैरेटिव बनाने में ये सफल रहे हैं कि संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण खतरे में। और मोदी जी या बीजेपी के तमाम नेता, आरएसएस के मोहन भागवत ने बार-बार कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, हम आरक्षण के पक्षधर हैं। कल दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को छेड़छाड़ करने नहीं देंगे जब तक मोदी जिंदा है। तो ये बात बार-बार कह रहे हैं, इसका मतलब कि एससी, एसटी, ओबीसी आबादी है उसके भीतर ये बात गई है कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमारे जो जो पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग है, उसमें भी दो दो एकदम साफ एक रेखा सी दिखती है। एक है जो बहुसंख्यक वर्ग है इसमें, जो राजनीति को बहुत गहरे नहीं समझता है, वो सिर्फ लोक लुभावन वादों के हिसाब से चलता रहता है। उसका एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे राम मंदिर देखता है, बहुत बड़ा वर्ग है जिसको आरक्षण देखता है, बहुत बड़ा वर्ग है जिसे लालू जी देखते हैं, तो वो अपनी वोटिंग उसके हिसाब से करता है। कुछ वर्ग जो समझने वाला वर्ग है, वो इन चीजों की मीमांसा करता है, इन चीजों की व्याख्या करता है। अब वो इस बात को समझता है कि आरक्षण का मतलब क्या है, संविधान का मतलब क्या है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो एक चीज पाएंगे, ये जो आरक्षण खत्म करने की बात है, ये ऐसे तो पॉलिटिकल नैरेटिव लोग बनाते हैं। 2015 में इस बात को लालू जी ने मोहन भागवत के मुंह से एक बात निकल गई थी कि आरक्षण बहुत साल रह लिया, अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। लालू जी ने इस बात को पकड़ लिया, उसको इतना चलाया कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समझिए कि एकदम मतलब जो बैक जो होता है ना कि दीवार के सहारे सटा दिया। आज के तारीख में यदि आप आरक्षण की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि आरक्षण जो प्राइवेट निजी कंपनियों के बीच जो नौकरी होती है, वहां आरक्षण का कोई मसला उठता नहीं है। निजी यूनिवर्सिटी में आरक्षण है नहीं, जो हायर स्टडीज है वहां आरक्षण है नहीं। तो जो आरक्षण है उसमें भी आप देखेंगे तो क्रीमी लेयर का एक उसमें ऐसा राइडर लगा हुआ है कि उसका ज्यादा आप लाभ उठा नहीं सकते। तो आरक्षण जहां तक खत्म होने की बात है, वो तो बदस्तूर जारी है, वो खत्म हो रहा है और उसी दिशा में जा भी रहा है। पॉलिटिकल माइलेज इसका कौन कितना उठा पाता है वो अलग चीज है। और नरेंद्र मोदी या
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, इन लोगों ने निश्चित रूप से इस बात को समझा है कि आरक्षण के मसले पर स्टैंड हम नहीं लेंगे तो हमें नुकसान होगा, और उन लोगों ने इस नुकसान को देखा भी है 2015 में। इसलिए उन्होंने इस नैरेटिव पर अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय और अपना जो पक्ष है वो रखने का काम किया है। लेकिन आपको यह भी याद होगा, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे, उन लोगों ने ही कहा था कि हमें 400 सीट दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये शुरुआत भी उन लोगों ने ही की थी कि हमें संविधान बदलना है। इन लोगों ने अब ये कहना बंद कर दिया कि 400 पार। ये शायद जो इन्हें जो फीडबैक आ रहा है उसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन ये इसको आपने जो कहा ये बात सही है कि जो आरएसएस का एजेंडा है उसमें आरक्षण को बनाए रखना मेरे हिसाब से कहीं एजेंडा नहीं है। जो हिंदू धर्म में जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके आरक्षण को बनाए रखना मुझे नहीं लगता है कि उनके पास एजेंडा है। भले वो डायरेक्ट आरक्षण नहीं खत्म करें, लेकिन धीरे-धीरे सरकारी नौकरियों में जो संख्या में कमी होती चली जाएगी, स्वतः वो आरक्षण खत्म होता चला जाएगा। ओवर। निष्कर्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे? निष्कर्ष के तौर पर ये निर्भर करेगा कि जो वैश्य वर्ग में कई उपजातियां हैं, जैसे सूरी, कलवार, ये दो तो वोट उधर से कटेंगे, ये तो निश्चित रूप से सुमन महासेठ के पक्ष में जाएंगे। लेकिन वैश्य वर्ग में कानू और तेली, जिन्हें बहुसंख्यक वर्ग माना जाता है, और ये दोनों ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, और ये स्वभावतः भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में जाती हैं। इनमें कितना डेंट लगा पाएंगे महागठबंधन के कैंडिडेट, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।